मैं विकास भट्ट आपके अपने YouTube चैनल SK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के सेशन में हम भिन्न से संबंधित कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए प्रश्न को। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों। मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। क्या इसका सॉल्यूशन होगा? ए ने 7/3 किलोग्राम गेहूं खरीदे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 7/3। ठीक है, इतना गेहूं किसने खरीदा? ए ने खरीद लिया दोस्तों। फिर क्या कह रहा है आगे? फिर राम ने उसे 3/5 किलोग्राम गेहूं और दे दिए। तो दिए हैं मतलब जुड़ जाएगा वो। अगर वो दूसरे को दे रहा है तब तो घटेगा, और दूसरा उसको दे रहा है मतलब वो उसमें जुड़ेगा। यानी 3/5 किलोग्राम गेहूं और दे दिए इसको, तो प्लस 3/5। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है? ए ने उसमें से 1/3 किलोग्राम गेहूं कबूतरों को डाल दिया। तो ये तो हो गया इसका परिणाम, मतलब इसको जोड़ने पर जो भी रिजल्ट आएगा वो इस ब्रैकेट में आ जाएगा, ये मान लीजिए। तो ये टोटल गेहूं हो गया। इस टोटल गेहूं में से कितना? 1/3 किलोग्राम दे दिया किसको? कबूतरों को डाल दिया। यानी कमी हो रही है, तो कमी होने के लिए क्या लगा देंगे दोस्तों? माइनस लगा देंगे। सिंपल सी चीज है। सबसे पहले 7/3 किलोग्राम लिख दिया हमने। आगे क्या लिखा हुआ है? राम ने उसे 3/5 किलोग्राम गेहूं और दे दिए। तो और दे दिए मतलब ये जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आगे क्या है देखिए, ए ने उसमें से 1/3 किलोग्राम गेहूं कबूतरों को डाल दिया। तो कबूतरों को डाल दिया मतलब कमी हो रही है वहाँ, तो क्या लगा देंगे दोस्तों? माइनस लगा देंगे। और 1/3 किलोग्राम घटा है, इसलिए -1/3 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ए के पास शेष रहे गेहूं कितने? यानी हम अगर इसको हल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शेष गेहूं कितने हैं। तो हम हल कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ लैसे लेंगे दोस्तों, तो 5 और 3 का लैसे क्या आ जाएगा वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। और अगर अभाज्य संख्याएं आती है नीचे, सारी संख्याएं अभाज्य है, तो उसको गुणा कर लीजिए, वही उसका लैसे होगा। तो 3 × 5 कितना हो गया? 15। तो इसका लैसे कितना आ गया दोस्तों? 15 आ गया। ठीक है, हमें पता है कि हमें लैसे में हर का भाग लगाना होता है, तो 15 में भाग लगाएंगे 3 का। तो कितना हो गया? 3 × 5 = 15, 5 आ गया दोस्तों। ठीक है, मैं थोड़ा हल कर देता हूँ। और अंश से गुणा करेंगे तो 5 × 7। क्लियर है यहाँ तक? आगे प्लस ऐसा का ऐसा। फिर क्या लिखना है दोस्तों? 5 का भाग लगाना है, तो 15 में भाग लगाएंगे। 5 × 15 कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। 3 को किससे गुणा करेंगे? अंश से गुणा करेंगे। अंश कितना है? 3 है। और माइनस इसको मैं हल कर लेता हूँ। देखो 3 को 1 से गुणा किया, 3 × 3, इसमें जोड़ लिया, कितना हो गया? 4। यानी इसका साधारण रूप हो जाएगा 4/3। ठीक है दोस्तों, आगे हल करते हैं। इसको क्या आ सकता है? 5 को 7 से गुणा किया, कितना बन गया? 35। 3 को 3 से गुणा किया, कितना हो गया? 9। और नीचे 15 ऐसा कैसा। ठीक है, -4/3। ध्यान दीजिए, आगे 35 में 9 जोड़ लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 44/15 -4/3। ठीक है, इस प्रकार से ये बता जाएगा। अब हम इसका लैसे निकालेंगे, तो इसका लैसे क्या आ जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो इसका लैसे दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये 3, पहले 15 लिख देता हूँ, ये फिर 3। ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 × 3, और ये 5 × 5। वैसे तो इसमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि 15 लैसे आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो लैसा आ गया दोस्तों इसका 15। ठीक है, यहाँ भाग लगाएंगे लैसे में 15 का, तो 15 × 15 यानी 1 आ गया। 1 को किससे गुणा कर लेंगे? 44 से, यानी अंश से। आगे माइनस ऐसा कैसा। 15 में भाग लगाएंगे 3 का, तो 3 × 5 = 15, कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। 5 को अंश से गुणा करेंगे तो 5 × 4। यानी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है दोस्तों? 44 को 1 से गुणा किया 44, 5 को 4 से गुणा किया 20, और नीचे 15। 44 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा? 24 बचेगा। और नीचे कितना बच गया? 15 बच गया। यानी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 24/15 के रूप में। ठीक है, अभी ये और कर सकता है। कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 3 से कट गया 8 बार, और 3 से कट गया ये 5 बार। यानी इसका जो आंसर है वो आना चाहिए 8/5। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं इसका सही है या नहीं है।
तो 8/5 बिल्कुल सही आंसर है इसका दोस्तों। चूंकि यहाँ वजन की बात कर रहा है इसलिए मैं मात्रक लिख देता हूँ इसका किलोग्राम। ठीक है, मात्रक क्या दिया हुआ है, किलोग्राम। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 8/5 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। एक गांव की जनसंख्या एक गांव की आधी जनसंख्या निरक्षर है। एक गांव है जिसकी आधी जनसंख्या क्या है, निरक्षर है। आगे क्या लिखा हुआ है, उनमें 2/5 भाग महिलाएं हैं। गांव की कुल जनसंख्या का कितना भाग, यहाँ का लिखना, गांव की कुल जनसंख्या का कितना भाग निरक्षर महिलाएं, ये हमें बताना है। तो प्रश्न पढ़ने में जरूर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत अटपटा सा क्वेश्चन है, कैसे हम हल करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे हल करना है समझिएगा। ये कह रहा है यहाँ कि गांव की कुल जनसंख्या का कितना भाग निरक्षर है, तो हमें कुल जनसंख्या ही बतानी है। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि माना गांव की कुल जनसंख्या बराबर x। ठीक है, गांव की कुल जनसंख्या हमने क्या मान ली दोस्तों, x मान ली। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये, आगे ये कह रहा है कि उनमें 2/5 भाग महिलाएं हैं। पहली चीज ये है, देखो एक गांव की आधी जनसंख्या निरक्षर है, तो निरक्षर जनसंख्या बराबर एक गांव की आधी जनसंख्या। आधी जनसंख्या मतलब x/2, x की आधी। ठीक है ना, x की आधी क्या होगी, x/2। तो इतने जो व्यक्ति हैं वो निरक्षर है। अब निरक्षर व्यक्ति हैं इतने, तो व्यक्तियों में पुरुष भी आ गए, महिलाएं भी आ गई। लेकिन हमें ये केवल क्या पूछ रहा है, कुल जनसंख्या का कितना भाग निरक्षर महिलाएं हैं, न कि निरक्षर महिलाएं पूछ रहा है। तो उनमें 2/5 भाग महिलाएं हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखो एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की आधी जनसंख्या निरक्षर है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, उनमें 2/5 भाग क्या है, महिलाएं। यानी x/2 का 2/5 भाग अगर हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी महिलाएं निरक्षर है। समझिएगा, निरक्षर महिलाएं क्या होगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी x/2 का 2/5 भाग। यही तो लिखा हुआ है, देखिए जनसंख्या निरक्षर है, कितनी जनसंख्या निरक्षर है, आधी। उनमें 2/5 भाग क्या है, महिलाएं हैं। तो महिलाओं का पता चल जाएगा ना कि कितनी महिलाएं निरक्षर है। तो x/2 का 2/5 भाग निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए कैसे हल करना है। x/2 का की जगह हम लिख देंगे गुणा, और 2/5 ऐसा कैसा, 2 से 2 कट गया दोस्तों, क्या आ गया, x/5। अब हमें ये पूछ रहा है कि कितनी जनसंख्या जो है वो महिलाओं की निरक्षर है। तो x/5 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए x गुणा 1/5। ठीक है, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, x का 1/5 भाग। ठीक है, x का 1/5 भाग। और ये इस लाइन का सीधा सा मतलब क्या है, देखिए x का 1/5 भाग का मतलब क्या है, x क्या चीज है दोस्तों, कुल जनसंख्या। तो ये कह सकते हैं कुल जनसंख्या का 1/5 भाग। ठीक है, क्या कह सकते हैं, कुल जनसंख्या का 1/5 भाग। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आप इसको काम में लेंगे। ठीक है ना, तर्क वितर्क करना पड़ेगा दोस्तों। जितनी आपकी तार्किक क्षमता मजबूत है, उतना ज़्यादा गणित जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। और वो तभी हो पाएगी जब आप अपना बेस मजबूत होगा, हम उसकी लैंग्वेज समझ पाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से आप लैंग्वेज समझिए, फिर ऑटोमेटिक सब समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। एक बार आप इसको फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या है। अनिल अपनी मासिक आय का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 1/2 भाग खाने पीने पर और 2/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक तनख्वाह 15,000 रुपये है तो उसके द्वारा बचाई गई धनराशि कितनी होगी। ये हमें प्रश्न दिया हुआ है। सॉल्यूशन में बता देता हूँ आपको किस तरीके से हल करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों, 1/5 भाग, 2/8 भाग, ये सब किसके हैं, ये उसकी मासिक तनख्वाह के हैं। तो पहले मैं तनख्वाह लिख देता हूँ, अनिल की कुल
मासिक तनख्वाह बराबर कितनी है दोस्तों? 15,000 रुपये। पहली चीज तो ये। आगे क्या है देखिए, मासिक आय का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे खर्च हो जाता है। तो मैं लिखता हूं यहाँ, बच्चों शिक्षा पर खर्च। तो बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो मासिक आय का यानी 15,000 का 1/5 भाग, ठीक है, मासिक आय का 1/5 भाग। तो मैं लिख दिया यहाँ, मासिक आय मतलब 15,000। 15,000 का कितना भाग दोस्तों? 1/5। हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू 1/5। का की जगह गुणा लगा देंगे, इंटू 1/5। 5 से कट गया दोस्तों कितनी बार? 3 बार, यानी 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये तो दोस्तों किस पे खर्च हो रहे हैं? बच्चों की शिक्षा पे। आगे क्या कह रहा है देखिए, खाने पीने पर कितना भाग हो रहा है? 1/2। तो खाने पीने पे खर्च हो रहा है दोस्तों 15,000 का 1/2 भाग, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा 15,000 इंटू 1/2। 2 से ये कट गया दोस्तों कितनी बार? 2 7 14 और 2 5 10, यानी 7,500। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों? 7,500। तो इतने रुपए किस पे खर्च हो रहे हैं दोस्तों? खाने पीने पे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, 7,500। क्लियर है यहाँ तक तो? और आगे एक और लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, 2/8 भाग कपड़ों पे खर्च करता है। 2/8 भाग किस पे खर्च करता है दोस्तों? कपड़ों पे। कपड़ों पे खर्च बराबर 15,000 का 2/8 भाग, यानी 15,000 इंटू 2/8। ये लिखेंगे, 8 से कटता है तो काट दीजिए, 8 एकम 8, 7 बचेगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। 8 बार में 64, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7 बार में 56 और 4 बचेगा 8 पंजे 40, ठीक है, यानी ये कट जाएगा 1,875 बार। 1,875 को किससे गुणा कर लेंगे? 2 से गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना आएगा। देखो मैं इधर गुणा कर देता हूँ, 1,875 इंटू 2, ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 3,750 रुपये। तो इतने दोस्तों किस पे खर्च किए इसने? कपड़ों पे खर्च कर दिए। तो इसका जो खर्चा था वो हमें मिल गया है कि मासिक आय पे, तो मासिक आय का 1/5 भाग बच्चों पे खर्च कर रहा है, जिसका मतलब है 3,000 रुपये। खाने पीने पे 7,500 और कपड़ों पे खर्च कर रहा है 3,750 महीने के, ठीक है। काफ़ी खर्चीला आदमी है ये। आगे देख लेते हैं इससे आगे कैसे हल हो सकता है, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आगे हल किया जा सकता है। ठीक है, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी, इसलिए मैं इनको नहीं मिटाता हूँ। तो ये कुछ खर्चे हैं उसके, तो इससे हमें क्या मिलेगा दोस्तों? इससे हमें मिल जाएगा कुल खर्च, कि वो टोटल खर्चा कितना कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,000 प्लस 7,500 प्लस 3,750। तो कितना आ जाएगा दोस्तों जोड़ने पे? देखिए 0 5, ये 5 हो गया, 7 और 5 12, 12 और 0 12 के 2 हासिल के 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7। गड़बड़ हो गई, छोड़ दिया कुछ, एक बार चेक कर लीजिए। 0 5 और ये हो गया दोस्तों 7 और 5 12, 12 और 0 12, 12 के 2 हासिल के 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14,250 रुपये, ठीक है।
तो 14,250 रुपये ये क्या कर रहा है दोस्तों, खर्च कर रहा है। तो ये कह रहा है कि उसके पास बचाई गई धनराशि क्या है। तो बचाई गई धनराशि क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी हमारे पास टोटल कितना है 15,000। 15,000 में से घटा दीजिए किसको, 14,250 को। अगर आप एग्जाम में कैलकुलेशन करें ना दोस्तों तो इसी तरीके से कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, वहाँ कोई जमाना थोड़ी है अपने को, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। बाकी वहाँ आप डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो हमें जल्दी आंसर निकालना है। तो आप इस तरीके से ही उसकी कैलकुलेशन करें ताकि बार बार जमाना नहीं पड़े उसको, ठीक है। तो ये हो गया 0, 10 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और यहाँ हो गया 9 में से 2 गया तो 7, और 14 में से 14 गया तो 0, यानी कितने रुपए बच गए दोस्तों 750 रुपये। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रुपए ये बचा रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें। तो 15,000 तो कमा रहे हैं भाई साहब, और 14,250 रुपये उड़ा रहे हैं, और 750 बचा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा राशि है इनके हिसाब से। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें थोड़ा कम खर्च करना है और ज़्यादा बचाना है। तो अभी प्रश्न है तो ठीक है, प्रश्न के हिसाब से देख लेते हैं हम। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक डिफरेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है नहीं दोस्तों, फिर भी अगर कोई आता है तो वो इन्हीं से रिलेटेड होगा और आपको निश्चित रूप से आएगा, उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ दोस्तों। हालांकि जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है, फिर भी बेसिक्स जो है चीज़ें हैं ना दोस्तों, मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो बेस है आपका वो मजबूत है। अब प्रश्न जो बनेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, और भिन्न कोई विशेष इतना बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों। भिन्न में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या बना सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ बाकी टफ कर सकता है, गुणा भाग टफ कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हिंदी लैंग्वेज इस प्रकार से देते हुए प्रश्नों को उलझा सकता है, बाकी ज़्यादा ऑप्शन उसके पास है नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो निश्चित रूप से आप आसानी से हल कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है अपने को, ठीक है ना, आराम से कर पाएंगे आप। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि 1 लीटर मूंगफली के तेल का वजन 910 ग्राम है, ठीक है। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं इसका, प्रश्न में सार के साथ बता रहा हूँ आपको कि 1 लीटर मूंगफली के तेल का वजन, ठीक है ना, 1 लीटर मूंगफली के तेल का वजन कितना है दोस्तों 910 ग्राम है, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ 910 ग्राम, ठीक है। अब ये पूछ रहा है 1 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है। तो आपको पता है एक एक नियम के अनुसार अगर हमें 1 लीटर का पता है तो हम कितना भी निकाल सकते हैं, जितना भी वो पूछ रहा है उसी से गुणा कर दीजिए। एक एक नियम यही तो कहता है कि अगर आपको 1 का पता है तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, ठीक है। इसका वजन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका वजन हो जाएगा 1 लीटर का कितना है 910, और 1.5 लीटर का कितना होगा, इसको गुणा कर दीजिए किससे 1.5 से। तो गुणा करने के लिए आपको पता है क्या करना है, पॉइंट हटा के गुणा करना है। तो ये 910 और ये मैं 15 से गुणा कर देता हूँ डायरेक्ट। 15 को 0 से गुणा किया 0, 15 को 1 से गुणा किया 15 एकम 15, हासिल किए कितने दोस्तों 1, 15 नाम 135, 135 और 1 कितना हो गया 136, यानी यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13,650। कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है, एक संख्या के बाद, तो यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है ना। मैं ये 0 अगर हटा दूँ 1365.0 मतलब 1365 ग्राम या 1365 ग्राम, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। और अगर ये आंसर आपको नहीं मिलेगा, किलोग्राम में अगर दिया हुआ है तो उसमें क्या होगा 1365 बटे हुए 1000। जैसे हम 1000 का भाग लगाएंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। जो कि क्या मिलेगी वैल्यू, 3 जीरो है नीचे तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3, यानी 1.365 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आंसर मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा तो आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। दिखने में भले टफ दिख रहा था प्रश्न, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे दोस्तों, आप पहले नोट कर लीजिए फिर मैं बात करता हूँ आगे, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो सेशंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए,
लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ने में। थोड़ा दुख भी होता है कि यार मैं कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम की क्लासें ले रहा हूँ, और निश्चित रूप से अगर मानिए आप, मैं अगर 10वीं या 12वीं के बैच अगर पढ़ाता ऑनलाइन तो मेरे को इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता, जहाँ तक मेरा आइडिया है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो भी डाले थे जो 10th के मैं बना रहा था पहले, उनमें मेरे को इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा था। और कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम तो फ्यूचर बनाने वाले वीडियो हैं दोस्तों। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपका फ्यूचर बनाने वाले हैं आगे जाके, और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो थोड़ा देख के दुख होता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे। और हो सकता है आप दूसरे चैनल से जुड़े हुए हों, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कहीं से भी पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे सारे बच्चे नहीं हैं जिन्होंने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो परचेज़ कर रखे हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परचेज करने के पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए आप मदद कर सकते हैं दोस्तों। और निश्चित रूप से आप खुद भी इनको देखिए, क्योंकि अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा उससे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको छोड़ के इसको पढ़िए, एक बार देखिए तो ज़रूर, हो सकता है आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट आप पढ़कर देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ। और तैयारी विशेष रूप से ये मान के चलिए, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं लापरवाही नहीं करूँगा इस मामले में कि मैं अपनी लापरवाही करते हुए आपको पढ़ाते जाऊँ और आपका भविष्य अंधकार में ले जाऊँ। नहीं, मैं भी शिक्षक हूँ, 7-8 साल मेरे को भी पढ़ाते हुए हो गए, तो ये जो अनुभव है ये ऐसे ही नहीं है दोस्तों। अगर मैं बिगाड़ना चाहता तो काफ़ी कुछ बिगाड़ सकता था पहले स्टूडेंट्स का, लेकिन एक शिक्षक कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहता, भले खुद का जो फ्यूचर है वो ज़रूर दाव पे लगा देता है। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ भी, मैं खुद भी तैयारियाँ कर सकता हूँ, एग्ज़ाम मुझे भी देना है, जो मुझे भी लगना है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वादा किया है दोस्तों आपसे कि मैं आपको कंप्लीट जो कंटेंट है वो उपलब्ध कराऊँगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करें। और पूरा होना नहीं होना दूसरी बात है दोस्तों, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जब मैं वीडियोस देखता हूँ तो 2 दिन 3 दिन में भी व्यूज़ आते हैं 15-20, मतलब 15 और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी किसी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है शायद। जबकि 10वीं के जो स्टूडेंट थे वो ये मान के चलिए, अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट कम से कम 50-60 होंगे, 100 मान लीजिए, लेकिन फिर भी वहाँ व्यूज़ आ रहे थे 400, 500, 300 के लगभग। तो 300-400 व्यूज आने का मतलब क्या हो रहा है कि पढ़ा तो मैं 100 बच्चों को रहा हूँ, फिर 300 कैसे आ रहे हैं, 300-400 कैसे आ रहे हैं। एक्स्ट्रा बच्चे भी हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब 10वीं के बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो हम तो उनसे बड़े हैं, हमें तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हमें तो पढ़ने की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों निवेदन इतना सा ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। शेयर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और मैं देख पा रहा हूँ कि आप शेयर ही नहीं करते हैं, और शेयर नहीं करेंगे तो फिर इच्छा नहीं होती दोस्तों पढ़ाने की। मुझे खुद को भी काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। आप खुद समझ पा रहे हैं कि वीडियो बनाना आपको लगता होगा कि बहुत आसान है, मोबाइल उठाया और बना लिया, इतना आसान नहीं है। कभी बना के देखिएगा एजुकेशन वीडियो, आपको ध्यान पड़ेगा कि किस तरीके से बनाया जाता है और कितनी मेहनत की जाती है। कैमरा ही फेस नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना। कैमरा फेस करना काफ़ी मुश्किल होता है, एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, हर चीज़ मेहनत मांगती है, और मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, जो इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। तो मेरी मेहनत को बेकार मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, इतना सा निवेदन है। और मुझे बिल्कुल भरोसा है आप पे कि आप इस निवेदन को ज़रूर स्वीकार करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है ये हमने लिया था डिफरेंट क्वेश्चन का, और डिफरेंट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था भिन्न या फ्रैक्शन, ये कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसके बाद हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों। तो नया सेशन हमेशा की तरह और भी मज़ेदार होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।